नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण चैप्टर के अंतर्गत व्यंजन वर्ण का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जब हम व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं या व्यंजन वर्ण से हम क्या समझते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो, तो स्वरों की सहायता से हो। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में क्या होता है? इनके उच्चारण में आ की जो ध्वनि होती है, आ की जो ध्वनि होती है वो निहित होती है। इनके उच्चारण में आ की ध्वनि निहित होती है और ये उच्चारण हेतु आश्रित होते हैं स्वरों पर। ये उच्चारण में आश्रित होते हैं स्वरों पर। जैसे कि अगर हम इनको उदाहरण से समझे, जैसे कि का, तो का को यदि हम आ के साथ जोड़कर लिखते हैं तो आ के द्वारा का को उच्चारण प्रदान किया जाता है और हम इसको का बोल पाते हैं। अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो 35 होती है। अगर हम प्रकार देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्म व्यंजन और चौथा होता है द्वितीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर देखें तो ये होती है 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या देखा जाए तो ये होता है 4। उष्म व्यंजन की संख्या देखा जाए तो ये भी होता है 4 और द्विगुण व्यंजन की संख्या देखा जाए तो इनकी संख्या होती है 2। अब देखते हैं दोस्तों कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहने के पीछे का कारण ये है कि जब हम जीभ का प्रयोग करते हैं उच्चारण के लिए, जीभ का जब हम उच्चारण के लिए प्रयोग करते हैं तो इसका जो स्पर्श होता है, जीभ का जो स्पर्श होता है वो मुख के किसी न किसी भाग से होता है। मुख के भाग से होता है, किसी न किसी भाग से हमें देखने को मिलता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर इनकी संख्या आपसे पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 25। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए इनको 5 उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में या 5 वर्गों में बांटकर हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं या इनको पढ़ते हैं। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन से वर्ग होते हैं तो इसको हम देखते हैं। अगर वर्ग देखें तो पहला वर्ग होता है का वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग हो गया। अगर इन वर्गों का नाम देखें तो क वर्ग को कंठे वर्ग कहा जाता है, च वर्ग को तालव्य वर्ग कहा जाता है, ट वर्ग को मूर्धा या मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है, त वर्ग को दंत वर्ग कहा जाता है और प वर्ग को ओष्ठ वर्ग कहा जाता है। क वर्ग के अंतर्गत अगर वर्णों को देखा जाए कि किन किन वर्णों को शामिल किया गया है तो क वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है क, ख, ग, घ, अंगा। छ वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया प, फ, ब, भ, म। अगर इनका उच्चारण स्थान
देखें तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, कंठ या गला। च वर्ग का है तालु। ट वर्ग का है मूर्धा। त वर्ग का है दांत। और प वर्ग का है ओष्ठ या होंठ। अर्थात स्पर्श व्यंजन का जो स्पर्श व्यंजन की जो शुरुआत होती है वो क वर्ग से होती है और माँ वर्ग पे समाप्त हो जाती है। अर्थात इनका जो क्रम है क से माँ तक है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इनका जो उच्चारण स्थान है, वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन कौन से इनके उच्चारण स्थान है, तो इनको हम देखते हैं। लेकिन इनके उच्चारण स्थान को देखने से पहले दोस्तों, मैं इनके उच्चारण से संबंधित कुछ मूलभूत बातें या जानकारी आपको देना चाहता हूँ चित्र के माध्यम से, ताकि हम इनके उच्चारण स्थान को आसानी से समझ सके। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का यहाँ पर क्या बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार ध्वनि का जो उच्चारण है वो मुख से और नाक से होता है, या उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, उसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि हवा जो होती है वो हमारे नाक से कुछ इस प्रकार हमारे नाक से आती है। ये नाक से होते हुए ये हवा जो है, ये जो हवा है, नाक से होते हुए ये जो हवा है वो हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। ये हमारे नाक से होते हुए हवा हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, और फेफड़ा क्या करता है, जो हमारे फेफड़े जो है, तो फेफड़े जो है ये क्या करता है, इन हवा को, जो ये हवा है, इनको इनको ऊपर की ओर, ये फेफड़े जो है हवा को ऊपर की ओर ढकेलता है इस तरीके से। और ये जब हवा हमारे जो स्वर यंत्र है, वोकल कॉर्ड जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, उनसे जब ये टकराती है तो यहाँ पर क्या होती है, एक कंपन पैदा होती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, कंपन पैदा हो जाती है, एक जिसको अंग्रेजी भाषा में वाइब्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर कंपन पैदा हो जाती है, और इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, इसी कंपन को क्या कहा जाता है, तो इसी कंपन को आवाज कहा जाता है। और यहाँ से क्या होता है, समांतर जो हवा होती है और जो आवाज होती है, कंपन जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। पहला जो होता है वो मुख की ओर जाती है इस तरीके से, और दूसरा जो होता है वो नाक की ओर जाती है, नासिका की ओर जाती है इस तरीके से। और जब ये मुख से बाहर निकलती है तो ये ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होंगे चित्र में दोस्तों। यहाँ पे मुख से जैसे ही बाहर निकला तो ये ध्वनि में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया, ध्वनि में परिवर्तित हो गया। परंतु केवल नाक से नाक से या मुख से हवा और कंपन का बाहर निकलना ही पर्याप्त नहीं है। अर्थात ध्वनि बनने के लिए क्या होता है कि हमारे जो मुख और नाक के जो भाग होते हैं, जैसे मुख के भाग अगर हम देखें तो जो मुख के भाग होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो जीभ हो गया, तालू हो गया, दांत हो गया, होंठ हो गया, ये सभी ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए अपना योगदान देती है। या ध्वनि परिवर्तन में क्या होता है, जब ध्वनि बनती है हमारे मुंह से बाहर, या वर्ण जब हम बोलते हैं, तो जीभ, तालु, दांत और होंठ की अपनी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, ध्वनि को शब्दों में बदल पाते हैं। शब्दों में क्या होता है, ध्वनि जो होता है वो परिवर्तित होता है, हम बोल पाते हैं। इसी प्रकार अगर हम नाक में भी देखें तो नाक में क्या होता है, नाक में होता है नासिका, नासिका, गुहा जिसको अंग्रेजी भाषा में नोजल कैविटी कहा जाता है,
और श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा जो झिल्ली होती है, ये हवा और कंपन को ध्वनि में परिवर्तित करने में क्या करता है, मदद करता है। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान को देखते हैं दोस्तों, कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से उच्चारण स्थान है जहां पर वर्णों का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, गोलाकार जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्थान है, तो ये कंठ है। उसके बाद आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो सामने वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये वाला जो भाग है आपका कौन सा है, तो ये वाला भाग है आपका मूर्धा। उसके जस्ट सामने वाला जो आगे वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ये वाला जो भाग है, ये कौन सा है, तालु। उसके बाद आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो दांत वाला जो भाग है, जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो दांत वाला भाग है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, दंत कहा जाता है। और ये जो होंठ वाला जो आप भाग देख पा रहे होंगे चित्र में, ये जो होंठ वाला, इसको क्या कहा जाता है, इसको ओष्ठ कहा जाता है, अर्थात होंठ कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि कंठ से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। तो कंठ से क वर्ग के जो वर्ण होते हैं, इनका क्या होता है, उच्चारण हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों, ह का भी उच्चारण देखने को मिलता है, जो कि एक ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद हम देखते हैं तालु। तो तालु में कौन से वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों, तो च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, उनका क्या होता है, उच्चारण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं मूर्धा। तो मूर्धा में कौन से वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों, तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, उनका क्या होता है, उच्चारण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं दंत। तो दंत में कौन से वर्ग के वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों, तो ता वर्ग के वर्ण का उच्चारण होता है। उसके बाद ओष्ठ वर्ग के में ओष्ठ वर्ग में प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, उनका क्या होता है, उच्चारण होता है। इसके बाद हम देखते हैं नासिका, जो कि एक विशेष प्रकार का उच्चारण हमें प्रदान करता है। तो जब हम नाक और मुख का जब प्रयोग करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, जब ये नाक वाला एरिया हो गया दोस्तों, और ये वाला जो है आपका मुख वाला जो एरिया है, तो ये जब हम नाक और मुख से जब हम उच्चारण करते हैं, तो किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो वो हो गया अंगा हो गया, या हो गया, अणा हो गया, ना हो गया और मा हो गया। इन वर्णों को, इन सभी वर्णों को क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर भी कहा जाता है। पंचमाक्षर क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो पंचमाक्षर कहने का कारण क्या है, क्योंकि ये अपने वर्ग के कौन से वर्ण होते हैं, अपने वर्ग का पांचवा वर्ण होते हैं। अपने जो वर्ग हैं उनका पांचवा वर्ग होने के कारण, पांचवा वर्ण होने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। और केवल इनको पंचमाक्षर ही नहीं कहा जाता, बल्कि इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, जिसको हमने पूर्ववर्ती क्लास में पढ़ा है कि अनुनासिक किसे कहा जाता है। तो अनुनासिक इनको क्या कहा जाता है, इन वर्ण को अनुनासिक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है नाक और मुख दोनों से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है। इस कारण हम इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अगर आपसे इनका क्रम पूछा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर कि इन वर्णों का क्रम क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहले नंबर पर आपको याद रखना है कंठ होता है। तो उच्चारण स्थान है वो पहले नंबर पर क्या आएगा, कंठ आएगा। दूसरे स्थान पर तालु, तीसरे स्थान पर मूर्धा, चौथे स्थान पर दंत और पांचवें स्थान पर ओष्ठ। यह क्रम आपको ऊपर से नीचे जमाने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या आगे से पीछे की ओर आपको व्यवस्थित करने के लिए पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीचे से ऊपर की ओर
क्रम या पीछे से आगे की ओर अगर क्रम पूछा जाए तो पहले नंबर पर फिर क्या होगा दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर दंत हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका मूर्धा हो जाएगा, चौथे नंबर पर तालु और पांचवें नंबर पर कंठ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने क्रम बना रखा है ताकि आप इसको आसानी से याद रख पाओ और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से बना पाओ। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे का अगर आपसे क्रम पूछे, ऊपर से नीचे का क्रम, तो आपको याद रखना है, पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत और पांचवा है ओष्ठ। अगर आपसे पूछा जाए नीचे से ऊपर का क्रम तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहले नंबर पे आएगा ओष्ठ आएगा, उसके दूसरे नंबर पे दस्त, तीसरे दंत, तीसरे पे मूर्धा, चौथे पे तालु और पांचवे पे कंठ। यदि आपको अभी भी तालु या मूर्धा किसे कहते हैं इस पे अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैंने एक सामान्य यहाँ पर डायग्राम चित्र बना रखा है, इमेज, जिसको आप आसानी से क्या कर सके, जिसे आप आसानी से समझ सके। जैसे मूर्धा किसे कहते हैं, तो मूर्धा जो है, जो आप देख पा रहे होंगे चित्र में दोस्तों कि जो ऊपर वाला भाग है, हमारे मुख का जो ऊपर वाला भाग है, जिसको मुख का छद भी कहा जाता है, मुख का छद भी कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और जो पीछे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वो क्या है, तालु है। और जो सामने वाला आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा है, ये जीभ है। अगर हम इसको और सामान्य रूप में देखें या सामान्य रूप से समझने का प्रयास करें तो ये जो चित्र है वो हम उसको इस तरीके से कुछ देख सकते हैं। जैसे कि ये जो बीच वाला आपको भाग दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये बीच वाला जो भाग, ये क्या है, मूर्धा है। और जो आपको पीछे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, तालु है। अगर इसको और हम सिंपलीफाई करें और सरल रूप में इसको बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिलती है। इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला जो भाग है वो मूर्धा और दूसरा है तालु। वास्तविक तौर पे दोस्तों मूर्धा और तालु कोई अलग अलग सतह पे नहीं होता, ये दोनों एक ही सतह पे होता है, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए इनको अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो मूर्धा क्या होता है, मूर्धा जो होता है कठोर होता है, और आपको याद रखना है मूर्धा जो होता है वो मुख का पीछे का भाग होता है दोस्तों, पीछे का भाग होता है, आपको ये याद रखना है। जबकि तालु जो होता है नरम या कोमल होता है, तालु जो होता है नरम कोमल और ये सामने का भाग होता है, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग है उनका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर। तो पहला जो वर्ग हमारे सामने आता है वो क वर्ग होता है। हम इसमें ये देखने वाले हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर है और उनकी उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो क वर्ग के अंतर्गत सबसे पहले हमें वर्णों को याद रखना है कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंगा हो गया। ये 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ या गला। अब ये जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं या क वर्ग के वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण कैसे होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रफ इमेज यहाँ पे बना रखा है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, इसको मैंने ऊपरी जबड़ा कहा है, और निचला वाला जो भाग है ये क्या है, ये निचला जबड़ा है। तो क्या होता है कि जब हम का बोलते हैं दोस्तों तो हमारे जीभ का जो पिछला भाग है, जो आप देख पा रहे होंगे अभी, पिछला वाला जो भाग है, जीभ का जो पिछला भाग होता है वो किसकी ओर जाने का प्रयास करता है, कंठ की ओर जाने का प्रयास करता है। ये कंठ की ओर जाने का प्रयास करता है कुछ इस तरीके से। और होता ये है कि यहाँ नीचे से हमें पता है कि हवा का जो प्रवाह है उच्चारण के लिए, जो अभी हमने
हवा का जो प्रवाह होता है वो इस तरीके से कंठ से होकर आगे जाते रहता है। तो क्या होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो पिछला भाग है वो कंठ की ओर जाने का प्रयास करता है। फिर क्या होता है कि ये जो जीभ का जो पिछला भाग है, जो पीछे वाला जो भाग है, दूसरे जो डायग्राम में आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये किसको छूता है, ये कंठ को स्पर्श करता है। जो कंठ है जो कंठ है जीभ का पिछला भाग जो है वो कंठ को क्या कर लेता है, स्पर्श करता है। और जो हवा जो होती है, जो यहाँ कंठ से होकर जा रही है, वो क्या हो जाती है, यहाँ से हवा जो है वो रुक जाती है। हवा क्या हो जाती है दोस्तों, तो हवा जो होती है रुक जाती है। हवा जब रुक जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपन है वो कुछ देर के लिए यहाँ पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब कंपन और हवा जो है दोनों क्या हो जाती है, यहाँ पर एक साथ रुक जाती है। और जैसी ही जो जीभ जो है वो अपनी सामान्य स्थिति में आती है, तो यही जो हवा जो कंठ से होके जा रही थी, ये जो हवा थी वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है इस तरीके से। और ये ध्वनि बनाती है, किसकी ध्वनि बनाती है ये ध्वनि बनाती है क वर्ग की। क क वर्ग की क्या बनाती है, तो ये क वर्ग की ध्वनि बनाती है। क वर्ग की क्या बनाती है, तो क वर्ग की ध्वनि बनाती है। और हम क वर्ग का उच्चारण कर पाते हैं, या क वर्ग के जो वर्ण है उनका क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों च वर्ग के बारे में, कि च वर्ग में कौन कौन से वर्ण को शामिल किया गया है। तो च वर्ग में च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया और ञ हो गया। इन वर्णों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो इनका उच्चारण स्थान होता है तालु, जो मुख का नरम भाग होता है। और यहाँ पर अगर हम इनके उच्चारण की प्रक्रिया को देखें दोस्तों, तो होता क्या है कि जो जीभ होता है, जीभ का जो बीच वाला जो भाग होता है, जब हम च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो बीच वाला भाग होता है वो किसकी ओर जाने का प्रयास करता है, तो तालु की ओर जाने का प्रयास करता है। कुछ इस तरीके से जीभ का जो बीच वाला जो भाग होता है वो तालु की ओर जाने का प्रयास करता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये बीच वाला जो भाग है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब ये जीभ का जो बीच वाला जो भाग है वो क्या कर लेता है, तालु को फाइनली क्या कर पाता है, वहां पर स्पर्श करता है। अंतिम रूप से क्या कर लेता है, ये जीभ का जो बीच वाला जो भाग है तालु, उसको वो क्या करता है, स्पर्श करता है। तो हवा जो यहाँ से जा रही है, फिर से जो कंठ से होते हुए जो हवा जा रही है वो यहाँ पर आकर फिर से क्या हो जाती है, रुक जाती है। हवा यहाँ से क्या हो जाती है, रुक जाती है। हवा जब रुक जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, कंपन पैदा होता है। हवा और आवाज के माध्यम से क्या होता है, कंपन पैदा होता है। और उसके बाद जैसे ही जीभ जो है अपनी सामान्य स्थिति में वापस आती है फिर से, तो ये हवा जो है, जो यहाँ पर था, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। और च वर्ग की क्या बनाती है, ध्वनि बनाती है। और च वर्ग की क्या बनाती है, वही ध्वनि बनाती है। जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, च वर्ग का उच्चारण कर पाते हैं, च वर्ग के वर्णों का क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं ट वर्ग के बारे में, देखते हैं दोस्तों कि ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया है। तो ट वर्ग के अंतर्गत ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अणा हो गया। तो इन पांचों व्यंजन वर्णों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर इनका उच्चारण स्थान आपसे अगर पूछा जाए तो आप याद रखना है दोस्तों, मूर्धा मूर्धा जो होता है इनका क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। अब इनमें किस प्रकार की उच्चारण की प्रक्रिया होती है, इसको थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। कि इसमें क्या होता है कि जो जीभ होता है
वो मूर्धा की ओर जाने का प्रयास करता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये मूर्धा की ओर जाने का प्रयास करता है तो फिर से जो यहाँ पर हवा जो होगी दोस्तों, इस तरीके से जो हवा का प्रवाह है वहां पर हमें देखने को मिलता है। और जब ये जीव जो है मूर्धा की ओर जाने का प्रयास करता है तो हवा जो कंठ से आ रही है, जैसी ही जीव जो है मूर्धा को स्पर्श कर लेता है, मूर्धा को टच करता है, स्पर्श करता है, छूता है, तो ये हवा क्या हो जाती है, फिर से क्या हो जाती है, हवा जो है वो रुक जाती है। हवा क्या हो जाती है, रुक जाती है। और हवा जब रुक जाती है तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाता है, कंपन पैदा हो जाता है हवा के साथ। और जब जीव हमारे सामान्य स्थिति में आ जाती है तो यहाँ से क्या हो जाता है, वही हवा जो है वो ध्वनि में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ध्वनि में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और ट वर्ग की क्या बनाती है, ध्वनि वो बनाती है। तो ट वर्ग का जो उच्चारण है या वर्णों का उच्चारण हम क्या कर पाते हैं, ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। अब हम ट वर्ग को देखते हैं दोस्तों कि ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया है। तो ट वर्ग के बारे में बात करें तो ट वर्ग के अंतर्गत व्यंजन वर्ण जो आते हैं वो है ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया और ना हो गया। तो ता, था, दा, धा, ना, इन 5 व्यंजन वर्णों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर इनका उच्चारण स्थान देखें दोस्तों तो आपको याद रखना है दांत होता है। इसमें क्या होता है कि जो निचला जो दांत होता है, निचला जो दांत होता है ऊपरी दांतों के पीछे आ जाता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। तो जो निचला दांत होता है वो क्या हो जाता है, ऊपरी दांत के पीछे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो हवा जो होती है, इस तरीके से जब हवा जो जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये हवा जो है यहाँ पर क्या होती है, जाती है। तो जीभ का जो अगला भाग है वो हमारे पिछले दांत की ओर जाने लगता है। जीभ का जो अगला भाग है वो हमारा जो पिछला जो दांत है, पिछला जो दांत है उसकी ओर क्या करने लगता है, उसकी ओर, पिछला दांत की ओर जाने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जब यही पिछला जो जीव होता है ये पिछले दांत को छू लेता है, टच कर लेता है, स्पर्श कर लेता है इस तरीके से, तो हवा जो होती है फिर से क्या हो जाती है, हवा जो होती है, हवा जो होती है वो रुक जाती है। जो हवा इधर से जा रही थी तो जैसे ही यहाँ पर इसको टच करता है तो क्या हो जाता है, हवा जो है वो रुक जाता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फिर से कंपन, कंपन यहाँ से क्या हो जाता है, कंपन और उत्पन्न होता है। और हवा और कंपन दोनों एक साथ हमें देखने को मिलता है। कंपन उत्पन्न होता है और हवा और कंपन दोनों एक साथ देखने को मिलता है। और जैसे ही ये जीव अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है, सामान्य स्थिति में जब जीव जो होता है, जीव जो होता है वो क्या हो जाता है, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में जब जीव जो है क्या हो जाता है, वापस आता है, तो यहाँ पे जो हवा जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। और हमें ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है और हमें जो है वो ता वर्ग की ध्वनि सुनाई पड़ती है, या ता वर्ग की जो ध्वनि है वो बनती है। अब देखते हैं दोस्तों प वर्ग के बारे में कि प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया है। तो प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भा हो गया और मा हो गया। तो इन 5 व्यंजन वर्णों को शामिल किया गया है। अगर इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है होंठ है तो उच्चारण स्थान। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो होंठ जो होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो होंठ है, जो होंठ है ये क्या होते हैं, आपस में होते, पहले सामान्य स्थिति में होता है ये,
ये सामान्य स्थिति में होता है पहले जो होंठ होता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं प वर्ग का, तो ये होंठ आपस में मिल जाते हैं। आपस में क्या होता है, इनका स्पर्श होता है। आपस में स्पर्श हमें देखने को मिलता है इन होंठ का। और यहाँ से फिर से उसी प्रकार से क्या होता है, हवा का जो प्रवाह है होता है, और जैसे ही होंठ आपस में मिलते हैं तो हवा क्या हो जाती है, हवा जो होती है क्या हो जाती है, रुक जाती है। और यहाँ पर फिर से क्या होता है, कंपन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन बोला जाता है जिसको अंग्रेजी भाषा में, तो उसका। और जैसे ही मुख अपनी सामान्य स्थिति में आती है, मुख जो है सामान्य स्थिति में जैसे ही आती है, तो ये जो हवा जो है वो मुख से बाहर निकल जाता है इस तरीके से। और क्या बन जाता है, ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। ध्वनि में परिवर्तित होता है तो हम प वर्ग की जो ध्वनि होती है उनका क्या कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं, या प वर्ग की ध्वनि में क्या करती है, यहाँ से बनती है। और हम क्या कर पाते हैं, प वर्ग का उच्चारण कर पाते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जितने भी टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।